So, Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? जल्दी से बताइए. जय हिंद सचिन, गुड आफ्टरनून श्रेया, जय हिंद नितिन, शिदांशु, रश्मि, अनुभव, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद ऋषु. So today we are going to do one of the most important chapter, that is eye and light phenomena. अब ये phenomena है, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी में मत मानना. नाउ लाइट एंड फिनोमिना से इस बार आपके सीडीएस की अगर बात करूं तो सीडीएस में कितने क्वेश्चंस थे? 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है. वहीं एनडीए के अंदर इस बार आपके कितने क्वेश्चंस आए थे? 0 क्वेश्चन आया था, ठीक है ना. तो चैप्टर काफी इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ से आता नहीं है. डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो वही पहले सब चीजें अपन कवर करने वाले हैं. पहले अपन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके लाइट के फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, जो लाइट अपन ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. तो काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. देखो सीडीएस के अंदर 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है. हर बार आपके एक क्वेश्चन तो आता ही है. जनरली आपके जो आई के डिफेक्ट्स होते हैं ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है. जैन सुरभि, जैन जैन. तो पहले अपन सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस करेंगे. आज ऐसे क्लास है, ठीक है ना. तो पहले सारे कंसेप्ट होंगे, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस होंगे. चलिए फोकस कीजिए, अभी थोड़ा फोकस रखना आपको यहाँ पे, क्योंकि फोकस हटा और क्वेश्चन छूटा, ठीक है ना. देखिए अब अगर अपनी आंख की बात करें तो आईज में आपके काफी सारे पार्ट्स होते हैं, है ना. नाउ सी, जो आपकी आंख होती है ये आपके बॉडी का सबसे सेंसिटिव एंड वैल्यूबल सेंस ऑर्गन होता है. ये तो सब लोग मानते हो ना. कोई अपनी क्लास में अंधा तो नहीं है ना, ब्लाइंड तो नहीं है. नाउ सी, आपके पास आंखें ना, ये बहुत बड़ी बात है. जिनके नहीं है ना उनसे पूछना, लिटरली. ये एक ऐसा ही मान लो कि गिफ्ट ही है. आंख के बिना एक बार दुनिया सोच के देखो, कोई दुनिया नहीं है ना, कुछ आप देख सकते हो ना कुछ और, ठीक है ना. तो आई आपका क्या होता है? सबसे सेंसिटिव एंड वैल्यूबल सेंस ऑर्गन होता है. अब आई की बात करें तो सबसे पहले अपन कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कॉर्निया. कॉर्निया देखो कौन सा पार्ट होता है ना. उसी कोई भी चीज अगर आप बाहर से देख रहे हो, उस पे देखो सबसे पहले लाइट ऐसे गिरेगी, फिर क्या जाएगी? आपके आईज के अंदर जाएगी, तभी वो इमेज जाके बनती है आपकी. तो सबसे पहले ये जो सबसे पहली कवरिंग आपकी आई की टकराती है ना, इसको बोलते हैं कॉर्निया. क्या बोलते हैं? कॉर्निया. कॉर्निया क्या होती है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है जहां से लाइट एंटर करती है, और ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जो आपके बाहर निकला रहता है, आई बॉल से ऐसे बाहर निकला रहता है, ठीक है ना. जो लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है ना, वो रिफ्रैक्शन आपका यहीं पे होता है. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन आपके कहाँ होता है? इसी कॉर्निया के अंदर होता है. ये आपके प्रोटीन एंड सेल से बना होता है, ठीक है ना. प्रोटीन एंड सेल से बना होता है. जैन ग्लेडविन, जैन विवेक, ठीक है. मैं बता रहा हूँ, इस बार ना लड़के लोग निकल लो वहां पे आईएम में. नेक्स्ट टाइम कुछ हो सकता है, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट देखिए. तो ये क्या हो गया भाई? आपके कॉर्निया हो गया. अब कॉर्निया के बाद में देखो, ये जो बीच में आपका पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है. इसमें क्या रहता है भाई? आपके एक लिक्विड रहता है. इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इस लिक्विड को कहते हैं अपन एक्वस ह्यूमर. जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक थिन वाटर लिक्विड भरा रहता है, जो आपके आईज के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं. समझ गए ना व्हाट इज एक्वस ह्यूमर. इसके बाद में देखिए आपके लाइट ये 2 बटन से दिख रहे हैं. एक बटन ऊपर से निकला हुआ है, एक बटन नीचे से निकला हुआ है. इसके बीच से आपके लाइट क्या करेगी? इस लेंस से टकराएगी. इस लेंस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, ठीक है ना. इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं. अब यहां से क्या करेगी? आपकी लाइट सबसे पहले यहाँ पे टकराएगी. अब टकराएगी तो ये जो बटन है ना, ये खुलते हैं और बंद भी होते हैं. मतलब इनको आप थोड़ा कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है ना. इनको थोड़ा कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो. नाउ सी, ये जो बीच वाला स्पेस है ना, जहां से आपके लाइट एंटर करेगी, इसको बोलते हैं प्यूपिल. इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं. प्यूपिल का काम क्या होता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज. कि आपकी आंख के अंदर कितनी रोशनी घुसेगी, कितनी लाइट आपके आंख के अंदर घुसेगी, ये कौन कंट्रोल कर, कौन रेगुलेट करता है? प्यूपिल करता है. बट ये प्यूपिल खुद से नहीं कर पाता है, प्यूपिल को भी आपके कोई कंट्रोल करता है. ये प्यूपिल को बड़ा कब करना है, छोटा कब करना है? देखो, जब प्यूपिल आपका बड़ा हो जाएगा तो लाइट ज्यादा एंटर करेगी. जब प्यूपिल आपका छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? लाइट कम एंटर करेगी. तो इस प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? इन बटन्स को कंट्रोल कौन करता है? आपके आइरिस करता है. आइरिस क्या होता है? डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो क्या कंट्रोल करता है? प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, ठीक है ना.
प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। ओके। उसके बाद में देखिए आपकी लाइट किससे टकराती है, देखो कॉर्निया से एंटर हुई, फिर आपके वो जो विट्रियस ह्यूमर है उसके अंदर गई, इसके बाद में देखो आपके ये आइरिस एंट्री देता है आपके लाइट को प्यूपिल के थ्रू, प्यूपिल से होते हुए लाइट किससे टकराती है, आपके क्रिस्टलाइन लेंस से टकराती है ना। ये देखो क्रिस्टलाइन लेंस, आपके आंख के अंदर अगर आपसे पूछ ले कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये कैसी आपको इमेज प्रोवाइड करता है, अब अगर आप खुद याद करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस मैक्सिमम इमेज जो प्रोवाइड करता है वो रियल इन्वर्टेड करता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस पे आपको कैसी इमेज प्रोवाइड करता है, फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। ये क्रिस्टलाइन लेंस ज्यादा आपके फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं करता, बहुत कम आपके फोकल लेंथ में क्या करता है, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो फोकल लेंथ होती है कब ज्यादा करनी है कब कम करनी है, ये किसका काम होता है। तो क्रिस्टलाइन लेंस थोड़ा सा करता है बट बहुत कम आपके फोकल लेंथ में क्या करता है, एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेन्स कांस्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ध्यान रखना आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है इस लेंस के अंदर। इसके बाद में देखिए ये जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ पे भी देखो ऊपर दो बटन लगे होते हैं, ये क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। इन मसल्स को कहते हैं अपन सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स का काम होता है फोकल लेंथ को कंट्रोल करना, कि कब अपने को फोकल लेंथ ज्यादा रखना है, कब अपने को फोकल लेंथ क्या करना है, कम करना है, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके आई के कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं, कर्वेचर को कंट्रोल करते हैं मतलब फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं, लेंस के फोकल लेंथ को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई जनरली कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है जी। ओके। इसके बाद में देखो आपकी लाइट क्या कर गई, ये फाइनली आइज के अंदर एंटर कर गया है। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई लिक्विड भरा होगा, इस लिक्विड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। तो लेंस के बीच में, और ये जो सबसे बाहर वाली कवरिंग दिख रही है आपको आइज के अंदर, अंदर वाली सॉरी, सबसे अंदर वाली जो कवरिंग दिख रही है इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है ना। रेटिना और लेंस के बीच में ये जो लिक्विड भरा होता है, जो ये ट्रांसपेरेंट जेल होता है, इसको बोलते हैं अपन विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। इसके बाद में देखो आपकी लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है, ट्रेवल करती है, और फाइनली आपके कहाँ पे बनती है इमेज, इमेज बनती है इसी रेटिना के ऊपर। इसी रेटिना के ऊपर क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है, ठीक है ना। अब ये जो रेटिना होती है ना, सबसे अंदर वाली जो ये आपको लेयर दिख रही है, इसमें काफी आपके लाइट सेंसिटिव क्या होते हैं, ये एक लाइट सेंसिटिव क्या होती है, आपकी स्क्रीन होती है। ऐसे मान लो आपकी ये एक स्क्रीन है और यहीं पे क्या बनेगी, आपकी लाइट आके यहीं पे क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, और यहीं पे क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। तो ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, यहीं पे आपकी इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, जिनको क्या बोलते हैं अपन, फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स मिलेंगे, जिन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं भाई, इन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी देखो इन सेल्स के ऊपर आपकी ये लाइट गिरती है ना, तो जैसे इल्यूमिनेशन होता है ये एक्टिवेट हो जाती है, और क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती है। मान लो जैसे ही लाइट आके यहाँ पे टकराई, आप कोई चीज देख रहे हो, तो वो लाइट यहाँ पे आके टकराई, टकराते ही यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे। अब आपको पता है बॉडी के अंदर आपकी जो भी चीजें मतलब ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक देखो इस लेंस के एकदम सामने देखो, ऐसा क्या आपका छोटा सा एक होल है, दिख रहा है आपको ये वाला, है ना। ऐसा छोटा सा क्या है, कर्व दिखेगा आपको इस रेटिना के अंदर, इसको बोलते हैं फोविया। इसको क्या बोलते हैं, फोविया बोलते हैं, ठीक है ना। फोबिया से याद रख लो, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। अब ये जो फोबिया होता है ना, इसके अंदर आपको कॉन्स क्या मिलेंगे, डेंसली पैक्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे इसके अंदर आपको, कॉन्स मिलेंगे और डेंसली पैक्ड मिलेंगे। और ये जो कॉन्स होते हैं ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे जो आपकी इमेज बनी, सपोज करो यहाँ पे अगर इमेज बनी, तो जो भी इमेज यहाँ पे बनेगी ना, वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बनेगी, मतलब सबसे क्लैरिटी वाली इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे। तो फोबिया पे ध्यान रखना, बहुत सारे आपके कॉन्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्या होते हैं, आपके कॉन्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो इमेज बनती है ये मैक्सिमम रिजोल्यूशन की बनती है, ठीक है। ओके। अब एक चीज देखो, ये दिख रही है आपको ये वाली, ये पतली पतली, ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। इसी नर्व से क्या जाएगी, इस रेटिना से आपके सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास में, कि भाई कैसा आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ था ना, इसको ब्रेन के पास लेके जाती है। बट यहाँ पे जो यहाँ से ये जो कनेक्ट होती है आपकी रेटिना से कनेक्ट होती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी कोई इमेज नहीं बनती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके कोई इमेज नहीं बनती है।
तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी आपकी इमेज नहीं बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, मतलब आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना। इस बार यही आया था क्या एग्जाम में। इसके बाद में देखिए ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं आई बोल, ठीक है ना। पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं अपन, आई बोल बोल देते हैं। ओके, तो ये स्फेरिकल होता है शेप के अंदर, और आई बोल की जनरली आपकी डायमीटर कितनी होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। कितनी होती है भाई, 2.3 सेंटीमीटर आपकी डायमीटर होती है। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भाई आपके पावर ऑफ अकोमोडेशन। उससे पहले दो तीन पार्ट और देख लो, आई के तीन पार्ट और रहते हैं। पहला पार्ट है आपके कोरोइड। देखो मैंने सबसे अंदर वाली लेयर आपको बताई क्या होती है, रेटिना। पहले रेटिना ही देख लो थोड़ा सा और। ये सबसे अंदर वाली लेयर को मैंने क्या बोला, रेटिना। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इसके अंदर मैंने बताया काफी सारे आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है ना। ओके, अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन सी होती है, एक को बोलते हैं रोड्स और एक को बोलते हैं कोन्स, ठीक है ना। इनमें फोटो पिगमेंट प्रोटीन होता है जिसके कारण इमेज बनती है। रोड्स और कॉन्स का दोनों का अलग अलग आपका फंक्शन है। काफी सारे रोड्स एंड कॉन्स होते हैं ना, हजारों में आपके रोड्स एंड कॉन्स होते हैं इसके अंदर। अब ये जो रोड्स होते हैं ना, ये आपको ट्विलाइट विजन का क्या करता है, फंक्शन करता है। मतलब जो आपको इवनिंग में जितना भी देखना होता है ना, जो भी देखना होता है, मतलब रात में आपको दिखाई देता है ना, वो इसी के कारण देता है। अगर किसी के मान लो रेटिना के अंदर आपके रोड्स प्रेजेंट नहीं है ना, तो उसको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। दूसरे होते हैं भाई कोन्स। कौन से होते हैं, ये आपको डे लाइट विजन प्रोवाइड करते हैं, कलर विजन आपको प्रोवाइड करते हैं। दिन के अंदर आपको दिखाई देता है ना, कलर्स आपको दिखाई देते हैं, वो कौन के कारण दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना कौन के कारण क्या दिखता है और रोड्स के कारण क्या दिखता है, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर देखो एक ब्लैक, इसके बाद में एक दूसरी लेयर है ब्लैक सी। ये जो ब्लैक सी लेयर है ना, इसको बोलते हैं कोरोइड। ये मिडल लेयर है। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, ब्लड वेजल्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये ब्लूइश दिखती है आपकी, ये वाली लेयर कैसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। फिर सबसे बाहर वाली जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर देखो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे देखो कॉर्निया मिलता है ना आगे की साइड में। ओके, एच आई सीज ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर आपके दो आंखें होती है ना, आपकी दो आंखें होती है, तो दोनों आंखें ना एकदम एग्जैक्ट आपकी इमेज नहीं बनाती है, थोड़ा डिफरेंट देखती है। सेम चीज को थोड़ा सा तो आपकी क्या देखती है, डिफरेंट देखती है। हमेशा ध्यान रखना ये बात। हालांकि आपको फील नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड प्रोसेस क्या करता है, दोनों को मिला के प्रोसेस करता है। बट दोनों क्या करती है प्रैक्टिकली, थोड़ी सी क्या करती है, इमेज आपकी डिफरेंट प्रोसेस करती है, ठीक है ना। फिर आता है आपका एक कंसेप्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। ओके, अच्छा आपने एक चीज फील की होगी, आ, जब आप धूप में जाते हो, है ना, धूप में जाते हो, मान लो आप, आपके कमरा है उसके अंदर आपने लाइट बंद कर रखी थी या फिर लाइट जला रखी थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उस कमरे से कहाँ गए, बाहर गए धूप के अंदर, 12 बजे का टाइम, ठीक है। आपने बाहर सब कुछ देखा और अचानक से आप वापस रूम के अंदर आते हैं, तो आपको एक बार के लिए रूम के अंदर एकदम अंधेरा दिखता है, जबकि उसके अंदर लाइट ऑन है। होता है ना ऐसा, होता है कि नहीं होता है। और इसका उल्टा भी होता है। जब आप क्या करते हो भाई, आ, मान लो आपके कमरे के अंदर अंधेरा है या फिर आपके कमरे के अंदर डिम लाइट जल रही है, जब आप अचानक से बाहर धूप में जाते हो तो आप काफी टाइम तक आंखें नहीं खोल पाते हो। आप काफी टाइम तक आंखें नहीं खोल पाते हो। ये किसके कारण होता है, आपके इसी पावर ऑफ अकोमोडेशन के कारण होता है, ठीक है ना। अब समझो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है। ओके, जब देखो आप ब्राइट रूम में हो, है ना, आप क्या हो भाई, ब्राइट रूम में हो, या फिर मान लो आप सन में हो। आप क्या हो, एक मिनट रुकना, इसको मैं छोटा कर लूं थोड़ा। आप क्या हो भाई, ब्राइट रूम में हो या फिर सन के अंडर हो, ठीक है ना। सन के अंडर हो या फिर ब्राइट रूम में हो। जैसे ही आप डिम लाइट रूम में जाते हो, ब्राइट रूम से कहाँ गए, डिम लाइट रूम में गए, मतलब सन से कहाँ गए, डिम लाइट रूम में। तो आप कुछ देर के लिए कुछ देख नहीं पाते हो, ठीक है ना। कुछ देर के लिए आप कुछ देख नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है, जब देखो आप सनलाइट में होते हो ना, तब आपकी ऑलरेडी देखो बहुत सारी रोशनी क्या जा रही है, आंखों के अंदर जा रही है। तो ये जो आइरिस होता है ना, ये प्यूपिल को क्या कर देता है, बंद कर देता है ना, थोड़ा कम कर देता है। बंद इन द सेंस काफी कम, छोटा साइज कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा, है ना। तो बहुत ज्यादा लाइट आती है, तो इस कारण क्या कर देता है, इसको थोड़ा कम कर देता है, इसको बंद कर देता है, ठीक। बट जैसे ही आप डिम लाइट रूम में जाते हो, अब डिम लाइट रूम में तो ऑलरेडी काफी कम लाइट है, तो आप देख नहीं पाते हो, है ना, आपको दिखाई नहीं देता। और ये जो आइरिस है, इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। इसको वापस खोलेगा प्यूपिल को, तो ये धीरे धीरे इसको क्या करेगा, ओपन करेगा। ओपन करेगा तब तक आपको क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ठीक है ना। तो प्यूपिल क्या होता है आपके, ब्राइट ब्राइट रूम से डिम लाइट में गए तो आपके प्यूपिल कम ओपन होता है।
तो आइरिस क्या करता है, इसको धीरे धीरे और ज्यादा खोलता है ताकि आपके क्या कर सके, लाइट और ज्यादा एंटर कर सके। ये आपका क्या होता है, रीजन होता है, ठीक है ना, ये आपका रीजन होता है। वहीं देखो इसका उल्टा, जब डिम लाइट से ब्राइट रूम जाओगे, अब डिम लाइट से जा रहे हो, डिम लाइट में देखो ऑलरेडी ये काफी ज्यादा खुला हुआ है ना, काफी खुला हुआ है क्योंकि लाइट ज्यादा चाहिए। डिम लाइट है, ऑलरेडी कम लाइट है, तो इसको ज्यादा लाइट चाहिए। अब जैसे ही आप रोशनी के अंदर जाओगे, ब्राइट रूम में जाओगे या सन में जाओगे, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा लाइट है, तो वो लाइट क्या करेगी, इतनी ज्यादा आपकी आंखों के अंदर जाएगी तो आपको चुभेगी। इसीलिए आपके आइरिस धीरे धीरे इसको क्या करेगा, इसको धीरे धीरे आपके लेस ओपन करेगा, लेस ओपन इन द सेंस क्लोज कर देगा थोड़ा, ठीक है ना। ओके। क्रिस्टलाइन लेंस, आई लेंस। अब देखो जो क्रिस्टलाइन लेंस आपको मैंने पढ़ाया था ना, वो फाइब्रस होता है और जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, ठीक है ना। सिलेरी मसल्स याद करो क्या करती थी, इसके कर्वेचर को और फोकल लेंथ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सिलेरी मसल्स क्या करती थी भाई, इसके कर्वेचर को और फोकल लेंथ को क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। देखो फोकल लेंथ कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, अब डिपेंड करता है ना, आप पास की चीज देख रहे हो कि दूर की चीज देख रहे हो। अगर आप पास की चीज देख रहे हो तब फोकल लेंथ में कुछ और चेंजेस करना पड़ेगा, और दूर की चीज देख रहे हो तब और कुछ रखना पड़ेगा फोकल लेंथ। तो इसलिए ना आपका जो सिलेरी मसल्स है, वो एक तरीके से वेरिएबल बना रहा है आपके लेंस को। लेंस तो देखो वैसे फिक्स होता है ना, जैसे आप चश्मा वाला लेंस लेके आते हो, ये फिक्स होता है, -2.5 का है तो -2.5 का है। जबकि आपकी आंखें क्या करता है, उसकी पावर कम ज्यादा कर सकता है फोकल लेंथ को चेंज करके, ठीक है ना। इसी कारण देखो आप दूर वाली चीज भी एकदम क्लियर देख लेते हो, पास वाली चीज भी एकदम क्लियर देख लेते हो। तो इसीलिए आए ना एकदम अलग ही चीज है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। दो केसेस बनते हैं आपके, क्या बनते हैं भाई, दो केस बनते हैं। ये देखो ये पहला केस है, और ये क्या है, दूसरा केस है। ये आपका क्या है, दूसरा केस है। ओके। अब मान लो आपको क्या देखने हैं, दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं, है ना। मान लो आपको क्या देखने हैं भाई, दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं, तब देखते हैं आपके ये सिलेरी मसल्स क्या करता है। सपोज करो मेरे को आपके आसमान में उड़ती हुई प्लेन देखनी है, दूर की चीज देखनी है। अगर आपको दूर की चीज देखनी है ना, तब ये सिलेरी मसल्स देखो क्या फंक्शन करेगा, ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं। ये क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स कर देगा। जो सिलेरी मसल्स है ना, ये खुद को क्या कर देगी, रिलैक्स कर देगी। रिलैक्स करने के कारण जो आपका आई लेंस है ना, ये क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। थिन मतलब पतला हो जाता है, ठीक है ना। आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। जैसे ही आई लेंस थिन होता है तो आपकी जो कर्वेचर होती है आई लेंस की, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना जो आई लेंस का कर्वेचर होता है ना, इसके इनवर्स आपके क्या होता है, फोकल लेंथ में चेंज होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है देखो, मसल्स आपकी जैसे ही रिलैक्स होती है, लेंस क्या हो जाता है, आपके थिन हो जाता है। लेंस थिन होने के कारण कर्वेचर तो आपका देखो क्या होता है, काफी कम हो जाता है, बट फोकल लेंथ क्या हो जाती है, काफी इंक्रीज हो जाती है। और फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो आप दूर की चीजें क्या कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है ना। इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर मान लो कोई चीज मोटी है, अब देखो वो क्या हो जाएगी, काफी ऐसे पतली हो जाएगी, काफी स्ट्रेच कर लेगी, तो उसकी फोकल लेंथ देखो काफी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे याद रख लो। इसी का उल्टा होगा, दूसरा केस देखो एकदम इसका उल्टा होगा। जब मसल्स आपकी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब मान लो मेरे को क्या देखनी है, पास की चीज देखनी है ना, जैसे बुक वगैरह मेरे को रीड करनी है एकदम क्लियरली, पास की चीज देखनी है, तो मसल्स क्या करेगी, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंस क्या हो जाता है आपका, थिक हो जाता है। थिन की जगह क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे आप क्या देख पाओगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाओगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रिगार्डिंग लुकिंग एट द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। तो आपको फिर स्टेटमेंट दे देगा, चार स्टेटमेंट दे देगा कि कौन सा होगा, तो आपको पता होने चाहिए स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीडीएस एनडीए में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भाई, नियर पॉइंट ऑफ आई एंड फार पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट देखो क्या होता है। नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है, पिछली क्लास में याद है मैंने इसको डी बोला था। नियर पॉइंट आपका वो माना जाता है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आपकी आंख क्या देख सकती है, ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली क्लियरली देख सकती है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्या देख सकती है, क्लियरली देख सकती है, वो मिनिमम डिस्टेंस। नाउ सी, अगर आप कोई किताब है उसको आंखों के एकदम पास में लेके आ जाओगे तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है ना। आपको वो क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है जी। क्या नहीं दिखेगा आपको, वो क्लियरली नहीं दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, नियर पॉइंट बोलते हैं। ये कितना होता है आपका, 25 सेंटीमीटर होता है, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। फार पॉइंट क्या होता है, इसका एकदम उल्टा, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच वी आर एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो सबसे दूर वाला डिस्टेंस जिसमें आप ऑब्जेक्ट को क्या देख सकते हैं, क्लियरली। अब देखो अगर आप अपनी घर की छत के ऊपर जाके खड़े हो गए, जहां तक होराइजन है वहां तक आपको सारी चीजें क्या देती है, अगर आपकी आंखें सही है ना तो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, दिखाई देती है ना।
तो एक्चुअल में आपका जो फार पॉइंट है, मैक्सिमम आप कितनी दूरी तक देख सकते हो? इनफाइनाइट तक देख सकते हो। जैसे कि आप सन को भी देख सकते हो, स्टार को भी देख सकते हो, है ना। नॉर्मल नेक्ड आई से आप क्या देख सकते हो? इन सब चीजों को देख सकते हो। तो ये क्या हो जाता है? फार पॉइंट आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है ना। अगर आपकी देखो एक आंख, मान लो मैंने मुक्का मार के फोड़ दी, अगर फोड़ दी तो आपकी एक आंख से विजन आप कितना कवर कर पाओगे? 150 डिग्री व्यू आप क्या कर पाओगे? कवर कर पाओगे। अब आप बोलोगे सर एक से 150 होता है तो दो आंख से मतलब मैं 300 डिग्री देख सकता हूँ, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो लगभग मैं, मेरे को पीछे वाली चीजें क्यों नहीं दिखती है? देखो दोनों आंखें ना आपके चेहरे के आगे होती है, तो एक आंख 150 डिग्री देखती है, एकदम सही है, दूसरी भी इतनी देखती है। बट कुछ पार्ट क्या है, मैक्सिमम पार्ट इन दोनों में कॉमन रहता है। दोनों आई ना आपकी 180 डिग्री क्या देती है? व्यू देती है। ठीक है ना। 180 डिग्री क्या देती है आपको? व्यू देती है। वहीं देखो जो आपकी गाय वगैरह होती है, गाय वगैरह देखिए ना आपने, गाय का चेहरा देखो ऐसे होता है, एक आंख इस साइड होती है, एक आंख इस साइड होती है, तो ये काफी, इनको ना बीच वाला पार्ट नहीं दिखता एकदम क्लियर। बट यहाँ पे आपके पीछे तक इनको दिखाई देता है, यहाँ तक। इसीलिए कोई आदमी पीछे से भी जाता है ना, तो गाय को आपने देखा होगा, पता चल जाता है ना, एनिमल्स को आपके पता चल जाता है जिनकी आइज ऐसे साइड साइड में होती है। ठीक है ना। ओके। ये वो वाला कर्वेचर नहीं है अनुभव, लेंस वाला कर्वेचर नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आपकी आंखों में दिक्कत भी तो होती है ना, प्रॉब्लम भी तो क्रिएट होती है भाई। आंखें हमेशा एकदम सही थोड़ी रहेगी। अब जैसे जैसे आप लोगों की उम्र हो रही है ना, उम्र होनी स्टार्ट हो गई होगी धीरे धीरे। किस किस की उम्र होने लगी है यहाँ पे? तो आपको एक बीमारी लगेगी, बीमारी मानो इसको, डिफेक्ट है तो भाई बीमारी है। तो सबसे पहला डिफेक्ट है कैटरेक्ट। जनरली बूढ़े लोगों के अंदर देखा जाता है, अगर आपके अंदर नहीं है, भगवान ना करे आपके अंदर ना हो, बट आपके दादा दादी लोगों में तो होगा, है ना। ओल्ड एज पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है ये, ओल्ड एज पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, अभी जो अपन ने लेंस देखा था, इस पे ऐसे मान लो कुछ जमने लगता है। ये क्या होने लगता है? मिल्की और क्लाउडी होने लगता है, मिल्की और क्लाउडी होने लगता है। ठीक है। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली यहाँ पे ना आपकी मसल्स जमा होने लगती है। आपकी क्या होने लगती है भाई? मसल्स जमा होने लगती है। ठीक। अब मसल्स जमा होने लगेगी, क्रिस्टलाइन लेंस में आपकी अगर ब्लॉकेज आ जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? पार्शियल या तो धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर मान लो पूरे पे जमा हो गया तो आपको क्या हो सकता है? कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए देखो लोगों की क्या की जाती है, आपकी सर्जरी की जाती है ना, इसमें आर और लगा लेना। आपकी की क्या की जाती है? सर्जरी की जाती है। ठीक है ना। तो इस केस में आप सर्जरी करवा सकते हो। जैसे ये वाली आंख देखो, ठीक है ना, इसमें देखो आपके कहीं पे भी वाइट नहीं है, एकदम सीधी आपकी रेज आ रही है। पर ये देखो बीच से वाइट वाइट हो गई, है ना, यही क्या आपकी, यही कैटरेक्ट है। अब यहाँ पे देखो आपकी लाइट जैसे इस पे टकराएगी तो ये तो आगे लाइट बढ़ने नहीं देगी, तो ऐसे उधर उधर जाएगा, तो आपकी क्या नहीं बनेगा? एकदम क्लियर फोटो नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, प्रोटीन एक्यूमुलेशन। फिर सेकेंड आपका डिफेक्ट आता है भाई मायोपिया। सेकेंड डिफेक्ट क्या आता है? मायोपिया। मायोपिया इस बार भी आपके एग्जाम में आया था। ठीक है ना। मायोपिया तो आपकी इसी बार आया था एग्जाम में। अब मसल्स क्यों जमा होती है, ये तो आपको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, वही बता सकता है सुरभि। क्यों, चश्मा घर खोलने का मन है क्या सुरभि? है? चश्मा घर खोलना है क्या आपको? नेक्स्ट देखो, मायोपिया की बात करते हैं। अब मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया का कारण क्या होता है? लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपकी क्या होने लगती है? वीक होने लगती है। जो अभी अपन ने पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा था ना, वो मतलब सिलेरी मसल्स आपकी कहीं ना कहीं वीक होने लगती है। ठीक है ना। लेंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब, नियर साइटेडनेस लिखा है देखो, है ना, नियर साइटेडनेस। इसके अंदर मतलब आप नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको तो आप क्लियरली देख सकते हो, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट है ना, उनको क्लियरली नहीं देख सकते हो। ठीक है ना। दूर के ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली नहीं देख सकते हो, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है। ओके, तो ये याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं इसको देखो कैसे याद रख सकता था, मैं कैसे याद रखता था, जैसे मायोपिया देखो, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता था कौन सा नियर साइटेडनेस है, कौन सा फार साइटेडनेस है। मैं ऐसे याद रखता था कि जो मायोपिया है ना, वो वर्ड देखो आपका छोटा है, और हाइपरमेट्रोपिया काफी बड़ा वर्ड है। तो जो छोटा वर्ड है ना, उसमें आएगा नियर साइटेडनेस, और जो बड़ा है मतलब फार, बड़ा मतलब फार से रिलेट कर लो, तो ये क्या है? फार साइटेडनेस। ठीक है ना। अगर आपको ये पता है तो पता ही चल जाएगा, फिर डिस्टिंग दिखेगा कौन सा नहीं दिखेगा, पास वाला कि दूर वाला। तो इसमें दूर की चीजें आपको क्लियरली नहीं दिखाई देती है। ठीक है। दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती है। ऐसा होता क्यों है? देखो रीजन क्या है।
देखो दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपका जो फार पॉइंट है ना वो शिफ्ट हो जाता है इनफाइनाइट से नियरर पोजीशन पे। ठीक है ना। आपका देखो फार पॉइंट क्या होता है, मैंने बताया इनफाइनाइट होता है। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे देखो आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। नॉर्मल विजन में अपनी देखो यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट जो कि इमेज कहाँ बनती है, इस रेटिना पे बन रही है। यहाँ पे देखो आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है। मायोपिया के अंदर क्या होता है, आपका जो ये लेंस है ना ये और ज्यादा कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करने लगता है, और ज्यादा कन्वर्ट करना आपके स्टार्ट स्टार्ट कर देता है। अब और ज्यादा कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है ना, तो इससे क्या होता है, इमेज यहाँ से बनने के कारण बनने से पहले ही आपकी यहाँ बन जाती है, यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंस हो जाती है। इसके कारण देखो इमेज आपकी पहले ही बन जाती है। इमेज क्या होती है, इस रेटिना से पहले ही आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है ना। अब देखो मेरे को रे चाहिए यहाँ पे थोड़े से पीछे, मतलब मेरे को थोड़ी सी डाइवर्ट करनी पड़ेगी रेस, तभी यहाँ पहुंचेगी। तो इसीलिए इसके करेक्शन में देखो कौन सा लेंस यूज होता है, आपके डाइवर्जिंग लेंस, दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आपके क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना। कॉनकेव लेंस क्या किया जाता है, आपके यूज किया जाता है। जो लोग फोन देखते हैं और उनकी आंखें वीक होती है ना, जनरली इसी के कारण होती है, उनका यही वाला आपका विजन क्या होता है, खराब होता है। फिर देखो आपके लाइट डाइवर्ज होने के कारण कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है। ओके। अब इसके देखो आपके कारण क्या क्या है, तो इसमें ध्यान रखना, इमेज आपकी कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना से पहले हो जाती है, आपका फार पॉइंट क्या हो जाता है, नियर पे शिफ्ट हो जाता है। कोजेस देखो इसके क्या क्या है। पहला कोज है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का आपका एक्सेसिव कर्वेचर हो जाना, है ना, कर्वेचर आपका काफी ज्यादा बढ़ जाना। ओके। अब मैंने बताया कर्वेचर और फोकल लेंथ आपके क्या चलेंगे, उल्टे चलेंगे। तो कर्वेचर मतलब एक्सेसिव हो जाता है, तो मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। और एक रीजन ये भी होता है कि आपके आई बॉल क्या हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है, आई बॉल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। देखो आई बॉल बड़ी हो जाएगी तो पहले ही आपकी इमेज बन जाएगी। तो आई बॉल बड़ी हो जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है, काफी शॉर्ट हो जाती है। और कर्वेचर क्या हो जाता है आपका, काफी ज्यादा हो जाता है। तो कर्वे करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, बोलना है मेरे को क्या दे दो, कॉनकेव लेंस दे दो, वैसे वो अपने आप दे देगा। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, एकदम उल्टा है मायोपिया का। ये भी पावर ऑफ एकोमोडेशन के लॉस के कारण होता है। ये एकदम उल्टा है, इसको फार साइटेडनेस बोलेंगे। इसके अंदर आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख सकते, मतलब दूर की चीजें देख सकते हो, पास की चीजें नहीं देख सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें मतलब क्या होगा, आपके जो नियर पॉइंट होता है ना 25 सेंटीमीटर, ये फार्दर पॉइंट पे आपके शिफ्ट हो जाता है। तो इसके अंदर देखो इमेज बन रही थी आपके रेटिना से पहले, इसमें आपकी जो इमेज है ना, ये लेंस क्या हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। वीक होने के कारण जो आपकी कन्वर्ज होता है ना, ये रेटिना के बाहर आपके कन्वर्ज होता है। देखो रेटिना के बाहर। अब मेरे को देखो कन्वर्जेंस ज्यादा करनी है, तो मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा आपके, मैं यूज करूंगा आपके कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। तो इसके करेक्शन में देखो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना बनती है। रीजन क्या है, कर्वेचर छोटा हो जाता है, फोकल लेंथ काफी बढ़ जाती है, और आईबॉल आपका काफी छोटा हो जाता है। ठीक है ना। करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस क्या करो, यूज करो। फाइनली लास्ट आपका डिफेक्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया की बात करें, अगर किसी इंसान को आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाए ना, तो उसको बोलेंगे प्रेस बायोपिया। ठीक है ना। ये क्यों होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स विद एजिंग, वही आपका लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपकी जो सिलेरी मसल्स है ना, ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, उम्र के साथ साथ में आपकी वीक होने लगती है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन काफी वीक हो जाती है ना। और दूसरा आपकी जो आई लेंस होता है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाती है, काफी डिमिनिश हो जाती है। तो इसमें देखो आपके मायोपिया भी हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। तो अब दोनों को कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें जो लेंस दिया जाता है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मिक्सचर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। अब ये जो बायफोकल लेंस होता है ना, इस लेंस में अपर पार्ट तो क्या होता है, आपके कॉनकेव लेंस होता है, डिस्टिंक्ट डिस्टेंट विजन के लिए। लोअर पार्ट क्या होता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्लोज विजन के लिए। इसको प्रोग्रेसिव लेंसेज भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रोग्रेसिव देखो थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा होता है। देखो ऊपर वाला पार्ट क्या आपके, ऊपर वाला पार्ट है आपके कॉनकेव लेंस, नीचे वाला पार्ट क्या आपके कॉन्वेक्स लेंस, है ना। प्रोग्रेसिव देखो ऐसा होता है, ऐसा आपका क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो दोनों आपके यूज किए जाते हैं। अब आप चाहो तो मरने के बाद में आई डोनेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना, कर देना मेरी मानो तो। ठीक है। कैन डोनेट आई इवन आफ्टर डेथ, देखो आप मरने के बाद में भी अपनी आंखें क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, मरने के 4 से 6 घंटे तक। ठीक है ना। अच्छा आई रिमूव करने में टाइम कितना लगता है पता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगती है। अगर आपको देखो ऐसी बीमारी है जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, रेबीज है, ल्यूकेमिया है, टिटनस है, कोलेरा है, देखो भाई इनमें से कोई भी किसी को बीमारी है ना, तो वो मत डोनेट करना, खुद तो मरोगे, सामने वाले को भी ले मरोगे। ठीक है। वन पेयर ऑफ आइज है ना, एक पेयर ऑफ आइज
आपके 4 कॉर्नियल सर्जरी क्या कर सकती है, 4 लोगों को क्या दे सकती है, आंखें दे सकती है। देखो कुछ लोगों में क्या होता है, कॉर्नियल सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी आंख की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो एक पेयर ऑफ आईज आपकी मतलब 2 आंखें क्या कर सकती है, 4 लोगों को विजन दे सकती है, मतलब 4 कॉर्नियल सर्जरी आपके सक्सेसफुल कर सकती है। ठीक है ना। ओके, चलिए अभी पढ़ेंगे अपन फिनोमिना। छोटा ही बचा है, अब थोड़ा ही बचा है चैप्टर, ज्यादा नहीं बचा है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, लाइट जो आप आपकी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट करती है, रेयर से डेंसर जाती है, तो मैंने बताया था वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है, और वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये चीज ना आप ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्योंकि देखो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सी बाई लेमडा थी। ओके, सी बाई लेमडा थी। तो अब मैंने बताया था भाई अगर मैं देखो यहाँ से लेमडा निकालू तो ये आएगा सी बाई म्यू। अब म्यू में तो देखो कोई चेंज होता नहीं है, बट वेलोसिटी देखो आपकी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होती है। और अगर आपके देखो डेंसर से रेयरर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेवलेंथ भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। वैसे ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब अपन रेनबो वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना। नाउ सी, ये आपका प्रिज्म दिख रहा है भाई, इस पे मैंने क्या करवाई, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। प्रिज्म कैसे बनता है पता है ना, इसमें 2 तो आपकी ट्रायंगुलर बेजेस होती है और 3 आपके रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है ना। 3 तो क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगुलर स्लैब्स होती है, ऐसे क्या जुड़ी होती है, रेक्टेंगुलर स्लैब्स। ये 3D में देख लेना आप, है ना। 3D में देखो आप, गूगल वगैरह या फिर आपके यूट्यूब वगैरह पे देख पाओगे, तो 3D में देख लेना कि कैसा दिखता है आपका प्रिज्म। मैंने क्या करवाई, इधर से देखो आपके एक लाइट इंसिडेंट करवाई, इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। मैंने क्या करवाई, ये आपकी लाइट इंसिडेंट करवाई। अब बाहर देखो आपको पता है रेयर मीडियम, और आपका ग्लास प्रिज्म तो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे देखो लाइट टकराई तो ये क्या बन गया, ये देखो मैंने नॉर्मल बनाई इसके, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद देखो आपके लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी सीधी, है ना, ये वाली रे होनी चाहिए थी, बट क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर देखो आपकी लाइट जाती है, सीधी जाती है, सीधी जाती है, अगेन देखो यहाँ से जब बाहर निकलेगी, डेंसर से रे निकलेगी, तो अपने को पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये देखो नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ऐसे क्या होगी, आपके बाहर निकल जाएगी। तो ये 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद में रे निकलती है, इस रे को अपन क्या बोलते थे, इमरजेंट रे। क्या बोलते थे, इमरजेंट रे। अब बाहर भी ध्यान रखना आपका कौन सा, अगेन वापस कौन सा मीडियम बन जाता है, रेयर मीडियम बन जाता है, ठीक है ना। ओके, अब एक चीज देखो, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, बट चली कैसे गई है, ऐसे चली गई है। तो एक्चुअल में देखो इसमें टोटल डेविएशन कितना हुआ, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली गई है। तो ये क्या बनता है, ये जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या आपके इतने एंगल का क्या हुआ, इसमें डेविएशन हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ओके, तो यहां से देखो सारी चीजें आप देख सकते हो, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये जो आपका एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल सर्फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। पीई आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ई एफ क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये देखो अंदर वाली रिफ्रैक्टेड रे। एफ एस क्या आपकी इमरजेंट रे है। बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन और आपकी एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह सब अपन देख चुके हैं। ओके, ये जो एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ये देखो अपने को रेनबो समझने में क्या करता है, थोड़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अब जो आपकी व्हाइट लाइट होती है वो कितने कलर से बनी होती है, बताओ जल्दी से। देखो मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट ली, आपकी जो सनलाइट है ना वो भी एक्चुअली व्हाइट लाइट है, ठीक है ना। जो आपकी सूर्य से रोशनी आती है ना वो भी व्हाइट लाइट है। जो आपकी व्हाइट लाइट होती है ना, ये टोटल 7 कलर से मिलके बनी होती है। कितने कलर से मिलके बनी होती है, टोटल 7 कलर से। जब देखो मैंने व्हाइट लाइट को यहाँ पे टकराया ना, तो टकराने के बाद में जब रिफ्रेक्शन हुआ तो ये 7 कलर्स के अंदर आपकी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ये जो जब व्हाइट लाइट आपके प्रिज्म में इंसिडेंट करवाने पे 7 कलर के अंदर जो स्प्लिट हो जाती है ना, ये 7 कलर्स का आपका बैंड मिलता है। इस 7 कलर्स के बैंड को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, ये 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। थला कहाँ से आ गया, अच्छा 7 क्या, ठीक है भाई। ये क्या आ गया आपके भाई, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, अब ये जो आपके लाइट एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स के अंदर आपकी क्या हुई, ब्रेक हुई ना, इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
और ये कौन सी लाइट के अंदर आपकी ब्रेक होती है? विब गियर के अंदर होती है। नीचे से याद रखना, ऑर्डर ऑर्डर ये नीचे से है। देखो लाइट गई, टकराई और ब्रेक होती है किस किस में? VIBGYOR, विब गियर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना? ओके। अब एक चीज देखो देखने वाली है, आप ना नीचे जाओगे ना, जैसे जैसे रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना, इन सब में रेड कलर की वेवलेंथ मतलब लैम्डा आपका क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, मतलब रेड से वोयलेट जाओगे, तो इनकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? जैसे जैसे नीचे जाओगे डिक्रीज होती जाएगी। एक तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। अब देखो अगर वेवलेंथ का ये ऑर्डर होगा तो फ्रीक्वेंसी का एकदम उल्टा होगा ना। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? एकदम उल्टा होगा। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। तो वोयलेट की आपकी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है ना? तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा देखो आपको क्या ध्यान रखना है, रेड कलर देखो आपके सबसे कम डेविएट किया है ना? देखो यहां से अगर डेविएट की बात करें तो देखो सबसे कम डेविएट किया है। बट वोयलेट देखो कितना ज्यादा डेविएट किया है। तो मतलब जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी कम वेवलेंथ, वो उतना ज्यादा क्या करता है? आपके डेविएट करता है ना? जिसकी जितनी कम फ्रीक्वेंसी, सॉरी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और या फिर जितना कम वेवलेंथ, वो उतना ज्यादा डेविएट। तो डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। जितनी कम आपकी क्या है? वेवलेंथ है, जितना कम आपका क्या है भाई? लैम्डा है। ठीक है ना? उतना ज्यादा क्या होगा? आपके डेविएशन होगा। ठीक। जितना कम आपका वेवलेंथ, उतना ज्यादा क्या होगा? आपका डेविएशन होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना भाई? ओके, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज ध्यान रखना, ये जो रेड ग्रीन ब्लू है, इनको बोलते हैं अपन प्राइमरी कलर्स। इन तीन कलर्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। RGB, रेड ग्रीन ब्लू। क्योंकि इन कलर से आप बाकी के कलर्स बना सकते हो। जैसे देखो अपन ने रेड के अंदर ग्रीन मिलाया तो आपके क्या मिल जाता है? येलो कलर मिल जाता है। तो ऐसे आप बाकी के कलर्स क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, आपके जो वॉयलेट लाइट है ये सबसे ज्यादा क्या करती है? आपकी डेविएट करती है ना? मैक्सिमम क्या करती है? डेविएट करती है। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या है? मैक्सिमम है। तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वो उतना ज्यादा डेविएट करेगी। ठीक है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, इसकी वेवलेंथ देखो सबसे छोटी है या फिर सबसे कम है। तो जिसकी जितनी कम वेवलेंथ, वो उतना ज्यादा डेविएट। ये ऑर्डर आपको एक याद रख लो, बाकी तो सारे आपको याद ही रहेंगे। ठीक है ना? तो जिसकी जितनी कम आपकी क्या है? वेवलेंथ है, उतना ज्यादा क्या करेगा? डेविएट करेगा। दूसरा देखो आप ये भी बोल सकते हो, ये जो वॉयलेट लाइट होती है ना, ये नीचे वाली, इसकी स्पीड सबसे कम होती है। सबसे कम स्पीड होती है इन 7 लाइट में। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब रेड लाइट की स्पीड आपकी सबसे ज्यादा होती है। स्पीड सबसे कम है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके? सबसे ज्यादा होता है। एक का याद रख लो, बाकी सारे याद रहेंगे। तो वॉयलेट लाइट क्या क्या याद रखना है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ ऑब्वियस सी बात है सबसे कम, स्पीड भी सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम, डेविएशन आपके सबसे ज्यादा। वही रेड लाइट क्या हो जाएगा? एकदम उल्टा हो जाएगा। इसमें अगर अपन बात करें तो ये सबसे कम डेविएट करता है, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट आपकी वेवलेंथ है, हाईएस्ट स्पीड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है? सबसे कम है। ठीक है ना? ओके। अब आइजैक न्यूटन है ना, इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टू गेट स्पेक्ट्रम फ्रॉम प्रिज्म बाय सनलाइट। ये जो आपका ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपके आइजैक न्यूटन ने किया था। इन्होंने सबसे पहले आपके स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था, आपके सनलाइट को एक प्रिज्म से पास करके। तो एग्जाम में अगर पूछ लेना कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, ये जो आपका स्पेक्ट्रम है किसने बनाया था सनलाइट से, तो ये आइजैक न्यूटन ने बनाया था। अब इनके दिमाग में एक और आपकी खुजली मची थी। क्या मची थी भाई? कि ठीक है, मैंने प्रिज्म को सीधा रखा, है ना? मैंने क्या रखा? ऐसे प्रिज्म को सीधा रखा और मैंने ऐसे लाइट टकराई। लाइट टकराने के बाद में वो ऐसे 7 कलर्स के अंदर आपके क्या हो गई? ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ? एक और आगे प्रिज्म रखता हूँ और उसको रखता हूँ उल्टा। उसको क्या रखता हूँ? उल्टा रखता हूँ। तो जब इन्होंने उल्टा रखा और ये सारी सातों लाइट इस पे टकराई ना, तो इनको पता चला कि ये सातों लाइट आपकी वापस किस में कन्वर्ट हो गई? व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ऑल्सो यूज टू प्रिज्म वन वॉज इन्वर्टेड, एक को उल्टा यूज किया तो इनको वापस क्या मिल गई? व्हाइट लाइट मिल गई। ठीक है ना? उल्टा रखा था, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इससे अपने को क्या पता चला कि भाई सनलाइट आपके कितने कलर से बनी है? 7 कलर से बनी है। ओके। इसी तरीके से देखो आपकी रेनबो का क्या होता है भाई? फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? रेनबो का फॉर्मेशन क्या होता है? इसी तरीके से होता है। ठीक है। रेनबो आपका क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। नेचुरल मतलब क्योंकि वो सनलाइट से आपके क्या होता है? फॉर्म होता है।
अब सनलाइट से देखो कैसे फॉर्म होता है, जो आपकी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है ना, बारिश के बाद में देखो आपकी काफी सारी ड्रॉपलेट्स क्या होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। ठीक है ना, काफी सारी ड्रॉपलेट्स क्या होती है आपकी एटमॉस्फेयर में होती है। तो जब आपकी ये जो सनलाइट है इन ड्रॉपलेट से गुजरती है ना, तो आपकी क्या होता है, इस सनलाइट का आपका 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाता है, डिस्पर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, डिस्पर्जन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, आपके जो रेनबो बनता है ना, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के। सन के क्या बनता है हमेशा, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, देखो यार, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो ड्रॉपलेट से निकल के इधर आपका रेनबो बनेगा, है ना। देखो यहाँ से सनलाइट आएगी, ऐसे ड्रॉपलेट से आपकी रिफ्लेक्ट होगा, तभी तो आपके क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। तो हमेशा सन क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी फिनोमिना होता है कि दो दो रेनबो बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं डबल रेनबो। ठीक है ना। अब ये दो दो रेनबो, पहला जो रेनबो बनता है ना, जो सबसे नेचुरली बनता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। अगर दूसरा रेनबो बन गया ना, तो दूसरे रेनबो को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। ये काफी मतलब रेयर होता है, जनरली एक ही बनता है। देखो प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है, हाउ द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड। नाउ सी, यहाँ से देखो व्हाइट लाइट आ रही है, सन से क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट आई, यहाँ पे देखो ये ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट पे टकराई, टकराते ही अपने को पता है सबसे पहले क्या होगा, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। ये ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह। यहाँ से क्या होता है, आपके रिफ्रेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रेक्शन होता है। रिफ्रेक्शन होने के बाद में देखो, जैसे ही रिफ्रेक्शन होगा अपने को पता है डिस्पर्जन हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट है तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये 7 कलर में आपके स्प्लिट हो गई। स्प्लिट होने के बाद में ये टकरा के वापस जाएगी। अब देखो अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, ये 90 के बराबर या 90 से ज्यादा होता है। याद करो, जब भी मैंने बोला था कि रिफ्रेक्शन में आपके एंगल 90 या 90 से ज्यादा हो गया, तो आपकी कौन सी कंडीशन मीट कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली। तो ये 7 कलर्स के अंदर आपके ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे देखो आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट करके आपके बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो आपका रेनबो कैसा बनेगा, ऐसा। रेड कलर आपका टॉप पे होगा और वॉयलेट कलर आपका क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है ना। तो प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है, सबसे पहले देखो रिफ्रेक्शन के कारण डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, एक आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, फिर फाइनली एक बार वो रिफ्लेक्शन होता है और आपका क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है प्राइमरी। रेड कलर टॉप पे होता है और वॉयलेट कलर आपके बॉटम पे होता है। प्राइमरी रेनबो हमेशा ध्यान रखना काफी ब्राइट होता है, मतलब काफी मस्त दिखता है, काफी चमकता है आपके। सेकेंडरी रेनबो देखो, ये वाली पिक्चर देखो, ये है प्राइमरी रेनबो, ये है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो देखो काफी धुंधला है, ठीक है ना। और एक तरीके से देखो इसकी इमेज बन रही है, रेड कलर, इसका रेड कलर देखो अंदर आ गया। इसमें वॉलेट देखो काफी बाहर है, इसमें वॉलेट देखो आपकी बाहर की साइड है। ठीक है ना। सेकेंडरी रेनबो देखो कब बनता है, इसमें भी देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। फिर आपके रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर वॉयलेट आपके सबसे ज्यादा टॉप पे होता है और रेड कलर आपका क्या होता है, बॉटम पे होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। और ये क्या होता है, फेंटर होता है, मतलब काफी आपके लाइक उतना ज्यादा चमकता नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये जो ड्रॉपलेट है ना, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह आपकी बिहेव करती है। ठीक है। अभी नेक्स्ट फिनोमिना देखो लाइट का, एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन से देखो आपके काफी फिनोमिना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कल जो मेरे से पूछ रहे थे, ये जो सीमरिंग लाइंस होती है, ये क्या होती है। देखो मैंने आग जलाई, आग के ऊपर देखो ये काफी ज्यादा हीट होती है। इस हीट से जब आप आर पार देखते हो तो आपको पीछे वाली चीजें हिलती हुई दिखती है ना, वो किसके कारण दिखती है, आपके इसी हीट के कारण दिखती है। ठीक है ना। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आपके ऐसे ही होता है। आपके एटमॉस्फेयर के अंदर काफी ज्यादा हॉटनेस होती है ना, काफी ज्यादा आपकी क्या होती है, हीट होती है। तो स्टीम ऑफ हॉट एयर हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपकी कोई भी स्टीम है हॉट एयर की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, काफी कम होता है। जबकि वहीं अगर आपके मान लो कूल एयर है, ठंडी हवा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, काफी हाई होता है। अगेन देखो इसको डेंसिटी से आप रिलेट करके रिकॉल कर सकते हो। ठीक है ना। अब जब आग लगती है ना, देखो सीन क्या होता है, यहाँ पे काफी हॉट एयर है, ऊपर की साइड क्या है, ठंडी हवा है। जब ठंडी हवा और हॉट एयर में जब आपकी लाइट क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, तो आपको क्या देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। सो ऑब्जेक्ट आपकी इसके आर पार का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को मूव करता हुआ दिखता है इस स्टीम के थ्रू, है ना, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ गए। इसी के कारण देखो आपको तारे चमकते हुए दिखते हैं, है ना। इसी के कारण क्या मिलते हैं आपको, तारे चमकते हुए। तो इस पे ध्यान रखना, ऊपर क्या है, कूल एयर, और नीचे क्या है, हॉट एयर। ठीक है। तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहीं ना कहीं टेम्परेचर आपका कारण है। इसी के कारण देखो आपको तारे क्या दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं। अब क्या तारे सच में टिमटिमाते हैं आपके, ध्यान रखना, तारे सच में टिमटिमाते नहीं है, उनका कांस्टेंट आपका लाइट रहता है। ठीक है ना।
आपको तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। सूरज तो आपको कभी टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है, तारे दिखते हैं आपको, है ना? क्योंकि सूरज को तो आप देख ही नहीं पाते हो भाई। तो तारों का टिमटिमाने के कारण क्या? आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। देखो कैसे, आपका अर्थ है, अर्थ पे क्या है भाई? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में आपको काफी हीटनेस देखने को मिलेगी। वही अगर अपर स्पेस की बात करें तो अपर स्पेस में काफी आपकी कूलनेस वगैरह है, ठीक है ना? अगेन ऊपर आपकी काफी हॉटनेस मिलेगी। तो ये जो तारा है ना, इससे जो रोशनी आ रही है, ये काफी बार देखो आपको रिफ्रेक्ट होती है, ऐसे ऐसे काफी रिफ्रेक्ट होती है। तो ये काफी बार ऐसे रिफ्रेक्ट होती है ना, तो कभी तारा आपको इधर दिखता है, कभी इधर। तो उसके कारण आपको क्या दिखती है? अपेरेंट पोजीशन के कारण वो आपको टिमटिमाता हुआ दिखता है, ठीक है ना? तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली हाइयर देन एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल में जहां पे आपको दिख रहा है ना, वो अभी जहां पे दिख रहा है, उससे एक्चुअल में आपकी पोजीशन क्या होती है? थोड़ी ऊपर होती है। प्लेनेट कभी भी आपके ट्विंकलिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं। पहली बात तो उनका खुद का कोई लाइट सोर्स ही नहीं होता, तो ट्विंकल कहाँ से करेंगे? दूसरी बात, उनका जो रिलेटिवली अर्थ से डिस्टेंस है, ये काफी कम है ना? क्योंकि तारों की देखो काफी दूर है, तभी आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन हो पाता है। जबकि प्लेनेट काफी पास में है, तो उनमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है जी। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, तारे आपके टिमटिमाते क्यों है। फिर आता है आपके एडवांस सनराइज एंड सनसेट। दो स्लाइड, इसके बाद में एक स्लाइड और है। एडवांस सनराइज एंड सनसेट देख लो। नाउ सी, इसका भी कारण आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना? इसका भी कारण क्या? आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये दिख रहा है आपको, ये है भाई समंदर, ये क्या हो गया? आपके ऊपर सूरज है। ये जो नेचुरल लाइन बन रही है ना, ये नेचुरल बाउंड्री बनती है, इसको बोलते हैं होराइजन। स्पेशली जो फाइटर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए होराइजन क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई? होराइजन बोलते हैं, नेचुरल होराइजन, ठीक है। नाउ सी, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, इस बीच पे खड़े हो, और आप सूरज उगते हुए देख रहे हो, तो एक्चुअल में ना, आपका जो सूरज है ना उगना, वो 2 मिनट पहले आपको दिख जाएगा, रियल में उगने से पहले। मतलब एक्चुअल यहाँ पे अभी सूरज उगा नहीं है, काफी नीचे है, उगा ही नहीं है, उससे 2 मिनट पहले आपको दिख जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ये सूरज है, ठीक है, ये देखो, ये क्या है? ये यही वाली होरिजन होराइजन लाइन है। आप यहाँ पे खड़े हो, ये होराइजन वाली लाइन है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से। अब देखो यहाँ तक तो एटमोस्फियर है। अब आपकी आंखें यहाँ तक ये सूरज है, देखो अभी होराइजन से नीचे है, मतलब उगा ही नहीं है। अब इसकी लाइट देखो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, बट रिफ्रेक्शन के कारण कहाँ जाएगी? आपके पास जाएगी। तो इसलिए आपको ये नीचे वाला भी क्या दिखता है? आपको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। किसके कारण? अगेन एटमोस्फेयर रिफ्रेक्शन के कारण। तो ये 2 मिनट पहले आपको क्या होता है? दिखाई दे देता है, ठीक है। और 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट भी आपको दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, जो सूरज आपको एडवांस सनराइज दिखता है 2 मिनट का, और डिलेड सनसेट दिखता है, मतलब छिप चुका है, उसके भी 2 मिनट बाद में दिखाई देता है। ये किसके कारण दिखता है? अगेन एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के कारण। फिर आपका नेक्स्ट फिनोमेना आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट अलग चीज है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपकी अलग चीज है ना? जैसे आपके आसमान का कलर ब्लू क्यों है? ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है, ठीक है ना? लाइट स्कैटरिंग इज अ फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद पार्टिकल और स्ट्रक्चर इन ए मीडियम। लाइट स्कैटरिंग देखो कब होता है? जब जो भी आपका मीडियम है, जैसे एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स हैं। जब आपके लाइट इन पार्टिकल से टकराती है ना, तो ये क्या होती है? आपकी काफी स्कैटर करती है, फैलती है। इसके कारण अपने को लाइट स्कैटरिंग का फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है ना? ओके। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपका कोई कमरा है, उसके अंदर छोटा सा होल है, उससे अगर रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी के पाथ में आपको सारे पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, ठीक है ना? ओके। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसके ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर आपके पाथ विजिबल होता है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। याद है क्या भाई? टिंडल इफेक्ट, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? वही अगर मान लो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन होता, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर याद करो, सॉल्यूशन होता, तो अपने को कोई पाथ यहाँ पे विजिबल नहीं होता। अगर फाइन पार्टिकल्स होते तो अपने को कोई विजिबल नहीं होता। बट वहीं अगर ये कोलोइडल सॉल्यूशन का पाथ आपका पार्टिकल्स का पाथ होता, तो आपको क्या होता? विजिबल होता, ठीक है ना? अब जो आसमान का कलर आपका ब्लू है ना, वो इसी स्कैटरिंग के कारण है। इसी स्कैटरिंग के कारण आपके आसमान का कलर क्या है? ब्लू है, ठीक है ना? देखो आपके एटमोस्फेयर के अंदर काफी सारे क्या है? फाइन पार्टिकल्स है, ठीक है। काफी सारे क्या है भाई? फाइन पार्टिकल्स है, जिनका साइज क्या आपका थोड़ा कम है, लेस देन दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो आपकी विजिबल लाइट है, जो आपको दिखाई देती है, उससे क्या है? थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? आपके स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ को ज्यादा। ये क्या करते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ को ज्यादा स्कैटर करते हैं। जैसे ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर का आपका जो वेवलेंथ होता है ना, ये काफी कम होता है। रेड के रेस्पेक्ट में देखो काफी कम होता है। रेड के रेस्पेक्ट में आपके क्या होता है? काफी कम होता है। तो जितना कम आपका वेवलेंथ, जितना कम आपका वेवलेंथ, सॉरी,
जितना कम आपका वेवलेंथ उतनी ज्यादा क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। ठीक है ना। वहीं आपका जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ देखो काफी ज्यादा होता है। इसी कारण जो आपका ब्लू कलर होता है ना, ये फाइन पार्टिकल्स में आपके स्कैटरिंग ज्यादा करता है, और इसी कारण आपको आसमान रेड ना दिख के कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है ना। ओके, तो स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है। सो मोर द वेवलेंथ लेस द स्कैटरिंग, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम आपकी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। ठीक है ना। अगर देखो अर्थ पे कोई एटमोस्फियर नहीं होता, सपोज करो अर्थ के ऊपर कोई एटमोस्फियर ही नहीं होता, मतलब कोई गैस वगैरह ही नहीं होती, अगर कोई एटमोस्फियर ही नहीं होता तो आपकी कोई स्कैटरिंग ही नहीं होती ना भाई, क्योंकि रिफ्रैक्शन से देखो डिस्पर्जन नहीं होता, डिस्पर्जन से नहीं होता तो फिर आपकी कोई स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, और एटमोस्फेयर नहीं तो मतलब पार्टिकल्स नहीं, तो आपकी कोई स्कैटरिंग ही नहीं होता। अगर आपकी एटमोस्फेयर नहीं होता ना अर्थ पे, तो आपको स्काई कैसा दिखता, डार्क दिखता, जैसे स्पेस के अंदर दिखता है। स्पेस में पता है आपको स्काई डार्क क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। इसीलिए आपकी जो स्पेस है ना, ये एस्ट्रोनॉट को काला दिखता है, क्योंकि वहां पे कोई स्कैटरिंग नहीं है। ठीक है ना भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए अर्थ एटमोस्फेयर की बात करें, तो अर्थ एटमोस्फेयर में मैं बता चुका हूँ कि आपके क्या होते हैं, काफी सारे हिट्रोजिनस मिक्सचर्स होते हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, टाइनी वाटर पार्ट, ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। जब आप क्या करते हो, जैसे जंगल का एग्जांपल ले लो, ये फॉरेस्ट कैनोपी है, इसके अंदर से आपके ऐसे लाइट गुजरती है तो आपको ये रोशनी क्या दिखती है, इनके अंदर पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक दिस पार्टिकल, तो आपको इनका पाथ क्या होता है, विजिबल होता है ना। इसी स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। ओके, अब टिंडल इफेक्ट, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम बाय ये स्मॉल होल पार्टिकल्स विजिबल। टिंडल इफेक्ट आप ये भी बोल सकते हो, जैसे मान लो कोई रूम, आपकी रूम के अंदर आपके काफी सारे क्या पार्टिकल्स हैं, एक छोटा सा होल है, उससे लाइट गुजर रही है तो आपको क्या होता है, उसका पाथ विजिबल होता है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं, वो भी आपका क्या भाई, टिंडल इफेक्ट है। ठीक है ना। ऐसा आप कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी देख सकते हो, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई आपका, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट स्लाइड है ये, डेंजर सिग्नल। हाँ जी, हितेश का क्वेश्चन है, वॉयलेट की तो लीस्ट वेवलेंथ है, तो वो फिर आपकी ब्लू की जगह वो क्यों नहीं होता है, कोई बताएगा क्यों नहीं होता है, एनीवन? बताओ जरा, बताओ बताओ, सोच के बताओ, इसका आंसर बताओ सभी लोग, कि आपकी वॉयलेट क्यों नहीं करता है फिर, वॉयलेट होना चाहिए ना आसमान। नाउ सी, जो डेंजर सिग्नल होते हैं, आपने डेंजर सिग्नल देखे हैं, डेंजर सिग्नल हो गए, या फिर कहीं पे प्लेन आपके क्या कर रहा है, अब प्लेन नहीं सॉरी, हेलीकॉप्टर आपके कोई बिल्डिंग के ऊपर उतर रहा है, टावर वगैरह हो गए, इन पे रेड कलर लगा होता है, क्यों लगा होता है, रेड क्यों लगा होता है? नाउ सी, रेड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड के आपको याद आना चाहिए, वेवलेंथ काफी ज्यादा है। अब वेवलेंथ ज्यादा है तो ये स्कैटर नहीं करेगा, सबसे कम आपके फैलेगा, फैलेगा नहीं ना, तो ये एक जगह रहेगा, एक जगह रहेगा तो आपको क्या दिखेगा, एकदम क्लियरली दिखेगा। ठीक है ना। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस से भी क्लियरली दिखेगा, इसीलिए आपके यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे कम स्कैटर करेगा। तो रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। इसके बाद में ये देखिए, आपके कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, आपने देखा होगा, सनराइज होता है और सनसेट होता है तो आपकी सन का कलर कैसा होता है, रेडिश कलर होता है। ठीक है ना। ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ऐसा क्यों, देखो जब आपके सन निकलता है ना, तो जो रेड कलर होता है, ये रेड कलर देखो सारा आपकी किस पे होता है, सन पे होता है, इसकी काफी ज्यादा लार्जर वेवलेंथ है, तो ये सबसे कम स्कैटर करता है। बाकी सारे देखो स्कैटर कर गए, तो आपके सन के ऊपर सारा रेड कलर रह जाता है, तो वो क्या दिखता है आपको, रेड दिखाई देता है ना। ओके, कैसा दिखता है, रेड दिखता है। नोन पे ध्यान रखना, आपका सन कैसा अपीयर होता है, व्हाइट कलर का अपीयर होता है। बाकी मॉर्निंग और इवनिंग में आपको कैसा दिखता है, रेड दिखता है, क्योंकि आपका रेड कलर अगेन सबसे कम स्कैटर करता है, बाकी सारे स्कैटर कर जाते हैं। ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस हो रही है और देख लो जरा, मिराज, मिराज देखो जरा। अब मिराज की बात करें तो एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट अकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू एयर ऑफ वेरिंग टेम्परेचर। मिराज देखो आप ऐसे समझ सकते हो, आपने देखा होगा जो आपके डेजर्ट वगैरह होते हैं, है ना, डेजर्ट भी बोल सकते हो, या गर्मियों के टाइम पे आप रोड पे भी देख सकते हो, है ना। अगर काफी गर्मी है तो रोड पे भी आप देख सकते हो कि डेजर्ट वगैरह में आपके हिरण वगैरह होते हैं, उनको तालाब दिखने लगते हैं और ऐसे लगने लगता है पानी है।
या फिर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो हाईवे पे दूर देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा हाईवे पे पानी है, पानी आपका मतलब आपकी बारिश जैसी हुई हुई है, ऐसे आपको लगेगा। ये जो इल्यूजन होता है ना, इसको बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं इसको? मिराज बोलते हैं। एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट अकर्स व्हेन लाइट passes थ्रू एयर ऑफ वेरिंग टेम्परेचर, दिस causes distant object to appear as if they are present even though they are not। है ना? जब आपकी लाइट क्या करती है भाई, बहुत सारे टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर, वार्म एयर, कूल एयर से क्या करती है, पास होती है, तो आपको ऐसे लगता है काफी सारी मतलब चीजें आपको क्या दिखती है, इल्यूजन दिखता है। ठीक है ना? काफी सारी दूर की चीजें आपको ऐसे लगती है कि जैसे ये रियल में प्रेजेंट है, बट वहां पे कुछ नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला रीजन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा रीजन आपका रिफ्रैक्शन। दूसरा रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? मेन अगर आपसे पूछ ले तो ये, अगर दोनों लिखे ना ऑप्शन में तो आपको दोनों टिक करने हैं, बट मान लो अगर आप रिफ्रैक्शन भी ऑप्शन में आ गया, ये भी आ गया, तो आपको पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है ना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेवी लाइंस नियर ग्राउंड ऑन हॉट डे। हॉट डे पे देखो वेवी लाइंस होती है, वो किसके कारण होती थी? रिफ्रैक्शन के कारण। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। ओके। इसी के साथ ये लास्ट वाला टॉपिक और देखो। कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं? आपके लुसाइट से बने होते हैं, ये याद रखना, डायरेक्ट स्टैटिक। ओके। ब्लैक बॉडी और व्हाइट बॉडी समझ लो थोड़ा सा। ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं? ब्लैक बॉडी उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, है ना, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। ये मान लो आपकी एकदम काली है, ठीक है, ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक ही होती है। जो क्या कर ले, सारी की सारी इसके ऊपर मैं जो रेडिएशन डाल रहा हूँ, मतलब लाइट डाल रहा हूँ, ये सारी की सारी क्या कर ले, आपके एब्जॉर्ब कर ले, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मीन्स इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट, सारी कलर्स को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तभी तो ये काला हो रहा है, तभी तो आपको काला हो रहा है ये। ठीक है ना? तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, एमिट्स रेडिएशन एट ऑल वेवलेंथ्स बेस्ड ऑन सोनली ऑन इट्स टेम्परेचर। ये आपका गुड एमिटर भी होता है और गुड एब्जॉर्बर भी होता है, मतलब ये सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सारी रेडिएशन आपके क्या कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ से एक रूल भी याद रखना, एक गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर। एक गुड एब्जॉर्बर ना हमेशा एक अच्छा एमिटर भी होता है, ये दोनों होता है आपके। ठीक है ना? ओके। वही व्हाइट बॉडी क्या होता है? व्हाइट बॉडी तो अपन ने पढ़ा भी था, रिफ्लेक्ट्स ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। व्हाइट बॉडी वो होती है अगर उसके ऊपर आप लाइट डालोगे ना सारी के सारी, तो ये सारी लाइट क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, सातों के सातों कलर आपके रिफ्लेक्ट कर देगा। सातों कलर रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपको कैसी दिखेगी ये बॉडी? व्हाइट बॉडी दिखेगी। ठीक है ना? तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है आपके। ठीक है ना? एमिट्स वेरी लिटिल रेडिएशन, काफी कम ये क्या करता है, एमिट करता है आपके। अच्छा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड किसके कारण होती है? डायमंड आपके चमकता क्यों है? एयर बबल्स इन वाटर स्टोर्ड इन ग्लास वेजल शाइन विद सिल्वर लस्टर, ये किसके कारण होते हैं? ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था क्या पूरा? ये बताओ जरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था क्या? ये जो आपकी क्या था, वर्क फंक्शन वगैरह सब पढ़ा दिया था ना? बताओ। पूरा पढ़ाया था ना? मतलब वर्क फंक्शन हो गया आपके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ा था ना अपन ने? ठीक है, चलो अभी इसका आंसर बताओ फिर। चलो आंसर बताओ। एनडीए टू 2024 का है। देखते ही टिक वर्क करने वाले सारे क्वेश्चंस है, तो जल्दी जल्दी बताना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं इस चैप्टर में। एनडीए टू 2024 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? मायोपिया के लिए कौन सा सही है? द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया के बारे में पूछा है। तो मायोपिया में क्या होता है भाई? दूर की चीजें आपकी साफ नहीं दिखती है, पास की दिखती है। मैंने बोला था मायोपिया मतलब छोटा छोटा, मतलब नियर साइटेडनेस, दूर की नहीं दिखती है। मतलब द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये तो सही है ना? करेक्ट पूछा है। आगे वाले चाहे रीड भी कर लो तो भी पता चल जाएगा। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली गलत है।
कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, ऐसा कुछ है नहीं। द पर्सन कैन नीदर सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स एंड नॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से डिफेक्ट से। चलो इसका आंसर बताओ। ये भी CDS 2024 का है। वो NDA का था, ये CDS का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया इज करेक्ट? प्रेस बायो के बारे में, बायोपिया के बारे में कौन सा आपके सही है? They cannot distinguish colors. It usually develops with aging. They wear either bifocal lenses consisting of both concave and convex lenses or progressive lenses. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, कलर से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा उम्र के साथ में होता है, और तीसरा बाइफोकल लेंस इसमें यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके डी वाला। ओके, चलो ये वाला बताओ। NDA 1 2021, मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ ए, अगेन मायोपिया का क्वेश्चन है। मायोपिया के अंदर क्या होता है? तो मायोपिया के अंदर क्या होता है? नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बियॉन्ड द रेटिना। रेटिना के बियॉन्ड थोड़ी बनता है, रेटिना से पहले बनता है। और मायोपिया के अंदर क्या नहीं दिखता था? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता था ना, तो डिस्टेंट का करेंगे अपन। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंट होता था और दूसरा रेटिना से पहले बन जाता था, है ना। बियॉन्ड थोड़ी बनता था, बियॉन्ड तो आपके हाइपरमेट्रोपिया में होता था। चलो इसका बताओ, CDS 2023। बोला ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू हिज आईज। देखो पास की चीजें क्लियरली देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता है, मतलब ये डिफेक्ट कौन सा हो गया? मायोपिया। ओके, मायोपिया के बारे में बोला है। द पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफेक्ट, मायोपिया के रीजन पूछे आपसे, क्या क्या हो सकते हैं इसमें से? क्या हो जाएगा? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। देखो कर्वेचर आपके काफी ज्यादा होता है, मैंने बताया था। आई बॉल बिकम टू स्मॉल, टू स्मॉल नहीं टू लार्ज। अब सेकेंड नहीं होगा तो देखो ये एलिमिनेट हो गया आपके, ठीक है ना। द फोकल लेंथ ऑफ आइलेंस इज टू लार्ज। देखो मैंने बोला था अगर कर्वेचर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, तो ये तो हो नहीं सकता। थ्री नहीं होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल बड़ी हो जाती है, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपके सी। चलो ये बताओ, NDA 1 2020 का। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कोल्ड। लाइट कहाँ से एंटर करती है? कौन से थिन मेम्ब्रेन से एंटर करती है? कौन से थिन मेम्ब्रेन से एंटर करती है? कॉर्निया से करती है ना। कॉर्निया से करती है ना। चलो ये वाला बताओ। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज। उस पार्ट को क्या कहते हैं ह्यूमन आई के, जहां पे आपकी इमेज फॉर्म होती है? अगेन एक इजी सा क्वेश्चन है ये तो। हाँ, इमेज आपके कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पे होती है ना। चलो, तो आई के तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला देखो। कॉर्निया इन ह्यूमन आई, कॉर्निया के बारे में कौन सा सही है भाई? इसे लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, स्क्रीन थोड़ी होती है कॉर्निया, नहीं होती है, वो तो रेटिना होती है। इसे मस्कुलर डायफ्राम, ये तो आइरिस होता है। कंटेन ब्लड वेजल्स, इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स। मैंने बोला था ये प्रोटीन और सेल से आपके बना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, है ना। ब्लड वेजल्स तो याद करो आपके कोरोइड था या फिर स्क्लेरा था? कोरोइड था शायद। कोरोइड के अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं। चलो ये वाला बताओ।
When a white light beam is made to fall on a hollow prism filled with water, it breaks into seven constituent colors. Which of the following colors suffers the maximum angle of deviation? अगेन देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पानी वानी भरना तो बस आपके कंफ्यूज करने का तरीका है। सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? अपना बी करेगा। द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक। ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट कभी कंप्लीट करो, बस कंप्लीट होने चाहिए। बताओ भाई, ब्लैक बोर्ड क्यों आपके काला दिखता है? ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है? क्योंकि भाई ब्लैक बोर्ड आपके कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल सी बात है। इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए कॉमन ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एनडी 2023 का है। वही पूछा है, कौन सा आपका डेविएट ज्यादा करता है, कौन सा कम करता है। देखो पहला क्या लिखा है, एलिमिनेशन से करते हैं। रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज रेड लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म। रेड लाइट सबसे ज्यादा डेविएट थोड़ी करती है, सबसे कम करती है। ये वाला देखो, रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज रेड लाइट हैज लोवेस्ट स्पीड इन प्रिज्म, ये भी देखो गलत है, सबसे ज्यादा डेविएट नहीं करती है। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत फॉर्मेशन था, यहाँ पे इनको वॉयलेट लिखना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता। बट अपन तो बेस्ट सही आंसर है उसके हिसाब से जाएंगे। ब्लू लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज ब्लू लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म। हाईएस्ट थोड़ी होती है भाई, लोवेस्ट होगी ना, तभी तो वो करती है। स्पीड कम होती है ना ब्लू लाइट की, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके। देखो VIB, तीसरे नंबर पे बी आता है, तो इसकी स्पीड कम होती है। वी की सबसे कम, फिर उसके से ज्यादा, उससे ज्यादा, तो इसकी काफी कम होती है। चलो ये बताओ, अगेन एनडीए का क्वेश्चन है। A glass prism splits white light into different colors. This phenomena is called the dispersion of light by prism. Which one of the following statement is correct? Again dispersion से ही है, वही डेविएशन वाला क्वेश्चन है सेम। तो सबसे ज्यादा देखो डेविएट कौन करता है? रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, पहला गलत है। वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्रैक्शन के कारण ही तो होता ही है, और सबसे ज्यादा करता है। रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट गलत है। वॉयलेट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है ना। रश्मि डी कैसे लगा रही है? रिफ्लेक्शन कहाँ पढ़ लिया? मिरर थोड़ी था, लेंस था ना वो तो। द सन इज सीन लिटिल बिफोर इट राइजेस एंड फॉर ए शॉर्ट while आफ्टर इट सेट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ। सन अपने को 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद में दिखता है, किसके कारण होता है? अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके कारण था अपना? हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ। द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। लाल कलर का क्यों दिखता है सन अपने को? कौन से फिनोमिना के कारण दिखता है? किसके कारण दिखते हैं? राइट, स्केटरिंग के कारण, है ना। स्केटर नहीं कर पाता रेड कलर, इसके कारण क्या दिखता है? वो अपने को रेड कलर का दिखता है। चलो ये वाला बताओ। द टोटल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप ड्रॉपलेट याद करो। लाइट ऐसे टकराई थी, ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, और बाहर निकलती है आपके रेयरर मीडियम में। बाहर निकलती है रेयरर मीडियम।
ठीक, सॉरी डेंसर है ये अंदर वाला, तो डेंसर से रेयरर। ओके, यहाँ से अपना टी आई आर स्टार्ट होता है ना, तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, डेंसर से रेयरर करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड इट अकर्स विथ लो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपका लॉस नहीं होता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जितना था वापस उतना ही आ जाता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी में कोई भी आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। रे टू डेंसर मत कर देना। चलो ये वाला बताओ, ये वैसे पहले भी पढ़ चुके हो अपन, ये वाला तो आई थिंक कर चुके हैं ना, पहले भी कर चुके हैं, कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इन एयर। तो ये वेवलेंथ का वैसे मैंने यहाँ पे चार्ट भी लगा दिया वापस रिकॉल करने के लिए, कितना होता है वॉयलेट लाइट का, 0.4 आपके नैनोमीटर होता है ना टोटल, ये माइक्रोमीटर आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए। When a beam of white light is allowed to fall on prism, the maximum deviation of emerging light occurs for, देखो सेम ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये CAPF का अगेन, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है अगेन, राइट, आपके वॉयलेट लाइट का होता है, ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ, which one of the following metals is used in the filament of photoelectric cells that convert light energy into electrical energy। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कौन से यूज होते हैं, ये एक डायरेक्ट याद रखना, रूबीडियम होता है, ठीक है ना, अगर रिपीट हो जाए तो रूबीडियम आपके यूज होता है, ठीक है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ये वाला बताओ। कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था, आइजैक न्यूटन, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, कौन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा आपकी, तो कोलोइडल सॉल्यूशन करेगा टिंडल इफेक्ट, है ना। कोलोइडल देख लो कौन सा नहीं है, चोक पाउडर फ्रेशली मिक्स्ड विथ वाटर, ये देखो कोलोइडल है। लाइम जूस, लाइम जूस तो आपका सॉल्यूशन हो गया ना। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर, मिल्क भी आप याद करो क्या होता था, कोलोइडल होता था। स्टार्च सॉल्यूशन, ये भी आपका कोलोइडल होता है। लाइम जूस देखो आपके क्या नहीं होता भाई, कोलोइडल नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो पहले भी पढ़ चुके हो, बताओ जरा इसका आंसर। किसने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने किया था, एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन। चलो ये बताओ, an optical illusion which occurs mainly in deserts during hot summer, it is based on the principle of, मिराज की बात कर रहा है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन तो वही होता है आपके हॉट समर में डेजर्ट के अंदर, तो वो किसके कारण होता है, मैंने बोला था अगर मेन रीजन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, अगेन इजी सा क्वेश्चन है, कितने होते हैं, सिर्फ एक होता है, राइट। द लाइट एमिटेड बाय फायरफ्लाई इज ड्यू टू, फायरफ्लाई देखा ना आपने, लाइट जलती है उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, जुगनू बोलते हैं क्या। ये किसके कारण होता है, ये ध्यान रखना, आपके कैमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस के कारण होता है, ये डायरेक्ट याद रखना। अब ये कोई एग्जाम में नहीं है बट मैंने ऐड किया, अगर पूछ ले तो आपसे, ठीक है। when light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light it changes, this is phenomena is called, ये शायद मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये पढ़ाया हुआ आपको एक जगह पढ़ाया था, कौन से में पढ़ाया था मेरे को याद नहीं है, एक चैप्टर में पढ़ाया था, कि जब एक लाइट रे है आपकी स्केटर की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये मान लो लाइट रे आ रही है, तो इससे क्या हो गई, स्कैटरिंग हो गई, स्कैटरिंग होती है तो स्कैटर्ड लाइट की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना, F1 F2। ये कौन सा इफेक्ट होता है, रमन इफेक्ट, राइट। चलो, ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काईज,
स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? अगेन इजी सा क्वेश्चन है, स्कैटरिंग के कारण होता है ना। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है? अगेन ये भी अपन ने पढ़ा था, इजी सा क्वेश्चन है, क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना, ये देखो CDS 2 2024 का ही है। द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व्स, जो आपके फिनोमिना है रेनबो फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या क्या होता है? रिफ्रैक्शन भी होता है और आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब आपको सारे पूछे हैं ना, तो सारे पूछे तो डी सबसे बेस्ट आंसर है, बी मत कर देना, वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली बात है एक होता है, बट रिफ्रैक्शन भी तो होता है। टिंडल इफेक्ट इज ए फिनोमिना ऑफ, टिंडल इफेक्ट क्या था? Scattering of light by colloidal particles, reflection of light by colloidal particles, dispersion of light by dust particles, reflection of light by dust particles। क्या होता था? Scattering of light by dust particles, है ना। चलो, which of the following are the primary colors of light? प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? RGB, राइट। रेड ग्रीन ब्लू, आंसर हो जाएगा बी, सिंपल। Which one of the following processes is not part of long wave radiation? लॉन्ग वेव रेडिएशन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन याद है, इनमें आपके लॉन्ग वेव रेडिएशन के फिनोमेना होते थे, बट स्कैटरिंग में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये शॉर्ट वेव फिनोमेना है, शॉर्ट वेव फिनोमेना है, ठीक है। चलिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारे क्यों चमकते हैं? अगेन वही इजी सा क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाय स्टारलाइट। अब ये देखो एनडीए में भी आया था सेम क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज प्राइमली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो ये वाला बताओ, soap solution used for cleaning purpose appears cloudy, this is due to the fact that soap missiles can, ये अपने वहां पे भी पढ़ा था जब अपन ने सोप वाली क्लास की थी केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि सोप मिसाइल्स क्या कर सकते हैं, आपके लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसीलिए अपने को वहां पे क्या दिखते हैं, सतरंगी कलर दिखते हैं। अगेन देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तीसरी बार तीसरा क्वेश्चन है, किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वाला बताओ जरा। When a light beam falls on a triangular glass prism, a band of colors is obtained. Which of the following statement is correct? Correct पूछा आपसे, कौन सा होगा? रेड लाइट बैंड्स द मोस्ट, पहला तो देखो गलत है। रेड लाइट बैंड्स द मोस्ट, ये भी गलत है। वॉयलेट लाइट बैंड्स द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ग्लास है, ठीक है ना। फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट, एकदम सही है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, the streaming of light beams coming from the sun through trees is said to have suggested that light travels in straight. The particles on the path of light beams are visible to us because, ये टिंडल इफेक्ट वाला ही है क्या? क्यों होती है विजिबल? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं अपने आईज की तरफ, है ना। अगेन इजी सा, ये बताओ जरा, इंडी 2 2021 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शोज द पाथ ऑफ रे लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। देखो तीन आपको ग्लास प्रिज्म दे रखे हैं, कौन सा सबसे बेस्ट आपको लग रहा है कि सही मतलब इमेज है? बताओ इसका आंसर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नाउ सी, ग्लास प्रिज्म याद है आपको, ऐसे रिफ्रैक्ट होता था, फिर नॉर्मल से फिर इधर, ठीक है, दो रिफ्रैक्शन होते थे। यहाँ पे देखो दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, पहले ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे हो गया, फिर ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे हो गया, दो रिफ्रैक्शन हुए। यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन ही एक हुआ है, ये तो गलत है। यहाँ पे भी एक ही रिफ्रैक्शन हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ पे भी देखो एक ही रिफ्रैक्शन हुआ है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो ये वाला बताओ, हाफ पोर्शन ऑफ ए
rectangular piece of ice is wrapped with a white piece of cloth while the other half with a black one. In this context, which one among the following statement is correct? आपको क्या लिया है, कहा है एक मैंने आइस का पीस लिया, इसका आधा पीस तो मैंने व्हाइट कपड़े से ढका और आधा पीस आपके ब्लैक कपड़े से ढका. आइस मेल्ट्स मोर इजिली अंडर द ब्लैक रैप. कौन से रैप के अंदर आपके आइस जल्दी पिघल जाएगी? ये ब्लैक बॉडी अगेन व्हाइट बॉडी से रिलेटेड है कुछ. कौन से के अंदर आपके जल्दी से पिघल जाएगी? तो आपको पता है भाई, ब्लैक वाला क्या करता है, हीट करता है ना, वो हीट को ट्रैप कर लेता है, सारी रेडिएशन आएगी वो ट्रैप कर लेगा. अब हीट ट्रैप कर लेगा तो आइस पे इतनी ज्यादा टेम्परेचर जाएगी तो वो जल्दी क्या हो जाती है आपकी, पिघल जाती है. तो आइस मेल्ट्स मोर इजिली अंडर ब्लैक रैप. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताओ. द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. क्या फ्रीक्वेंसी पे करती है? देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ना, तो फ्रीक्वेंसी पे तो करती है. और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी. द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंटेंसिटी पे भी करता है, जितने ज्यादा इंटेंसिटी से आप इंसिडेंट लाइट गिराओगे उतने ज्यादा आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी. तीसरा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. वी पे भी देखो आपके वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, वोल्टेज पे भी आपके डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतने ज्यादा क्या होंगे आपके, करंट होगी. द फोटो सेंसिटिविटी ऑफ द नॉन मेटल. नॉन मेटल नहीं होता यार, मेटल होता है. नॉन मेटल में तो इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3. अब हो सकता है आपको इसके आंसर सारे नहीं पता होता, बट ये तो पता था ना कि भाई मेटल होता है, मेटल प्लेट पे अपन क्या करते हैं, लाइट का इंसिडेंट करवाते हैं, ना कि नॉन मेटल पे. अगर ये एलिमिनेट करते तो भी देखो आंसर निकल जाता. ठीक है ना, तो कभी कभी एलिमिनेशन भी लगा लिया करो. चलो ये बताओ अभी, which of the following statements with regard to the phenomena of primary rainbow formation by water droplets is correct? एनडी इवेंट 2024 का है, प्राइमरी रेनबो के बारे में पूछा है. इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पहला तो देखो एकदम सही है ना, एक टीआईआर होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है. इट इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट. सनलाइट ओनली लिखा है देखो आगे, तो ये गलत हो गया. इट इज फॉर्म्ड एज द इनर बो. क्या ये इनर बो की तरह आपके फॉर्म होता है? प्राइमरी प्राइमरी देखो इनर बो की तरह फॉर्म होता है ना, अंदर की साइड आपके फॉर्म होता है, बाहर की साइड कौन होता है, सेकेंडरी वाला होता है. ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है. सही है क्या? चौथा देखो, इट में इन्वॉल्व मोर देन वन इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन. नहीं, मोर देन वन क्यों होगा भाई, जब पहला सही है तो ये कैसे सही हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3. ठीक है, चलिए ये वाला देखिए. अभी 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं है? सीएपीएफ 2020 का है. पहला बोला है, नॉट करेक्ट पूछा है. एल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो इसी से एसोसिएटेड द एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये काफी पॉसिबल चीज है, बाकी ये सही चीज है. फॉर ईच मेटल देर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नोट, है ना, म्यू नोट. म्यू नोट आपकी क्या होती है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर आपने क्या करवाओगे, इंसिडेंट करवाओगे, तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती थी, उससे नीचे की अगर आप क्या करोगे, इंसिडेंट करवाओगे लाइट, तो आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तीसरा देखते हैं, एट ए फ्रीक्वेंसी म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट. अगर आप फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लेते हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. देखो जितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, मैंने बोला था उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी. और जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने निकलेंगे ये इंटेंसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है. ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था. मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, मैंने बोला था दोनों होते हैं रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर, तो क्या हो जाएंगे, बोथ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये देखो ये आपका एक न्यूमेरिकल है पावर का, जल्दी से बता दो आंसर. इसके बाद में 2 इस बार के सीडीएस के क्वेश्चन है बस.
रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। 2 मीटर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो रमेश उनको नहीं देख पाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। तो रमेश को कितने नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा? नाउ सी, रमेश कितनी दूरी की चीजें नहीं देख पा रहा है? 2 मीटर की दूरी नहीं देख पा रहा है। 2 मीटर तो देखो आपकी 25 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा हो गया, मतलब ये दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है। दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है, तो मतलब इसको कौन सी बीमारी है? मायोपिया है। अच्छा, मायोपिया के अंदर लेंस कौन सा यूज होता है? अपने को पता है कॉनकेव होता है। अच्छा, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? अपने को पता है नेगेटिव होती है। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। अब ये 2 मीटर के बियॉन्ड की चीजें देखो आपके नहीं देख पा रहा है ना? 2 मीटर के बियॉन्ड की चीजें आपके नहीं देख पा रहा है, तो पावर निकालेंगे तो पावर अपने को पता है क्या होता है? 1/f होता है। तो f की जगह अपन क्या करेंगे? 2 यूज करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -0.5। आंसर आएगा आपका -0.5 डायोप्टर। चलो ये वाले दो क्वेश्चन बता दो इस बार के, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अरे ये क्या हो गया? रुको रुको रुको, ऐसे कैसे हो गया भाई? क्या मतलब, मेरे को लिखने पड़ेंगे क्या क्वेश्चन? चलो देखो क्वेश्चन क्या थे इस बार, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन था, द ह्यूमन आई हैज ए पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये था। ए ऑप्शन है आपके फोविया, बी ऑप्शन है ब्लाइंड स्पॉट, इस बार के सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपके डार्क स्पॉट, नाम देखो क्या दिए, डार्क स्पॉट। चौथा ऑप्शन है ऑर्बिट। और दूसरा क्वेश्चन था, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज। ए ऑप्शन है फार साइटेडनेस, बी ऑप्शन है नियर साइटेडनेस, सी ऑप्शन है कैटरेक्ट, एंड डी ऑप्शन आपके प्रेस बायोपिया। दोनों के आंसर क्या क्या हो जाएंगे? वैसे तो देखते ही आपके आंसर वाले क्वेश्चन है ये, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तो आपके हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट, और दूसरे का हो जाएगा आपके मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस। इतने इजी इजी क्वेश्चन आए थे इस बार, ठीक है। तो चैप्टर इजी है, काफी इजी चैप्टर है। इजी क्वेश्चन आए हैं आपके सीडीएस एनडी में। वही आपकी 10th एनसीईआरटी पूछा है हर बार, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछा ही नहीं आपसे। तो अच्छे से कर लेना ये चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास अपन इकोनॉमिक्स है कल, परसों अपन क्या करेंगे? परसों करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, दो तीन मिसलेनियस रहती है। एक तो आपका मैग्नेटिज्म वाला रहता है चैप्टर, और एक दो मिसलेनियस रहते हैं, ठीक है ना। एक आपका पावर वाला रहता है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे हो गए आपके न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब चीज़ें हो गई। तो छोटी छोटी चीज़ रहती है जो दो मिसलेनियस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स आपका कंप्लीट है, फिर आपका इकोनॉमिक्स की 10 क्लासेस रहेगी, तो ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स फिजिक्स आपकी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 14 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। एक महीना रहेगा पूरा पूरा पेपर का आपके पास, कंप्लीट 1 मंथ, ठीक है ना। रेस्ट जो IMA AFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आपका मैथ्स का स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा, एंड कल तक आपकी शायद हो सकता है एक वन शॉट है।
ठीक है। पेजेस 110 है, बट पढ़ने में टाइम नहीं लगता ना विवेक उनको। आपको सारे पीवाईक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है वापस। अगर आप देखो, मैंने आपको नोट्स करवाए, क्या आपको लगता है ये पीवाईक्यू आपको करने की जरूरत थी? पीवाईक्यू मैं क्लास में इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है ना? एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। अब 85 पेज है, एक पेज पे आपका सिर्फ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है, 3 लाइन कंप्लीट हो रही है, तो वो कोई पेज थोड़ी माना जाएगा। हाँ, प्लेन तो है सागर, प्लेन है मेरा। 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन है शायद। देख लेना कल, जो भी है मस्त आएगा। हाँ, सफर समाप्ति की ओर है, बाद में याद आएगा सर। सर याद आएंगे, क्लास याद आई है ना। सर तो क्यों याद आएंगे? अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो सर याद आएंगे, गाली निकालने के लिए। और सिलेक्शन हो गया तब सर याद आएंगे कि वाह सर ने सिलेक्शन करवा दिया। बट रियलिटी क्या है, ना तो सर ने सिलेक्शन करवाया है ना सर ने ना सिलेक्शन करवाया है। सर ने तो अपना काम किया है, मेहनत तो आपकी है ना। मेरे को तो बस आपको बेस्ट प्रोवाइड करना है। जब रिवीजन लगाना है तब तो पढ़ना ही पड़ेगा विवेक। वही बात है विवेक, पहले दिन रनिंग करने जाओगे, 1600 मीटर दौड़ाऊंगा, आप लोगे 12 मिनट। वही रनिंग आप 3-4 महीने बाद में करोगे तो 7 मिनट में कर लोगे ना, 6 मिनट 7 मिनट में। तो नोट्स भी पहले दिन पढ़ोगे तो आपको बड़े लगेंगे, फिर जैसे जैसे 3-4 बार रिपीट करोगे तो आप झट से कंप्लीट कर दोगे, एक दिन में कंप्लीट कर दोगे एक सब्जेक्ट। वो कैपेसिटी लेके आओ। बाकी इस बार तो काफी आपके बैकअप प्लान्स आए हुए हैं, ईपीएफओ का आपके फॉर्म निकल चुका है, आईबी का फॉर्म आपके आउट है, सीजीकेट के फॉर्म आपके भर चुके हैं, तो काफी सारे बैकअप प्लान है जिनमें चीजें सेम ही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज काफी है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से नहीं भाग पाओगे आप। आप एक बार भाग लोगे, 2 बार भाग लोगे, सिलेक्शन तभी निकलेगा जब आप मेहनत करोगे। चाहे आप किसी को ब्लेम कर लो, दिक्कत आप में ही है, जब तक मेहनत नहीं करोगे नो वन कैन हेल्प यू। एंड वन थिंग, जितना मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ ना, आप कोई कोचिंग में जाना, कोई इंटरेक्ट नहीं करेगा आपसे। कोचिंग में तो वैसे करते ही नहीं है। कोचिंग में तो सिर्फ इतना रिलेशन होता है कि बस पढ़ लिया, पढ़ा दिया, काम ओवर। मेरे पास कोई टेक्स्ट भी आता है ना आप लोगों का, तो वो मेरे को ड्यूटी की तरह फील होती है कि आई हैव टू डू इट। तो व्हाट आई थिंक कि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने पढ़ा है मेरे से, ये लिटरली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, ओके। बाकी संडे आपका सीएपीएफ है, तो संडे और मंडे हो सकता है आपका ऑफ रहे। संडे तो वैसे ही ऑफ ही रहता है, मंडे हो सकता है ऑफ रहे। वो मैं तब अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी बच्चे अपीयर करेंगे। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।